नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो कि वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सीटेट की परीक्षा में सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहां पर आपको करवाऊंगा। आप लोगों के लिए ऐसे यहां पर टॉप क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहाँ पर करेंगे शुरू। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। कहता है कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? ईटानगर पासीघाट, मनाली लेह, शिलांग सिलचर, उधमपुर श्रीनगर। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन मनाली लेह। मनाली लेह जो मार्ग है ये विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग की श्रेणी में आता है। ये जो मार्ग है ये कैसा मार्ग है? ये पहाड़ों वाला रास्ता है, यानी कि ये पहाड़ों पर बना सड़क मार्ग है जो कि भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, मनाली लेह मार्ग। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? घासीदास, नारायण गुरु, हरिदास, ज्योतिबाराव फूले। यहाँ पर आपको बताना क्या है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा यहाँ पर ज्योतिबाराव फूले। इन्होंने 1873 में किसकी स्थापना की? सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और एक बात यहाँ पर याद रखेंगे, ज्योतिबा राव की एक पुस्तक है जो कि कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है दोस्तों गुलामगिरी, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, सोना को, पेट्रोलियम को, तांबा को। क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। काला सोना की बात की गई है। कई लोग यहाँ पर राइट आंसर मार देंगे कोयला। कोयला क्योंकि काला होता है, बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं काला सोना किसको कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को, क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है ये मूल्यवान होता है। कैसा होता है? ये होता है मूल्यवान, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड भी इसको बोलते हैं, यानी कि काला सोना बोलते हैं पेट्रोलियम को। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित में प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना? परीक्षा में आपके दो क्वेश्चन मुख्य तौर पर पूछे जाते हैं। एक तो आपका पूछा जाता है 2006 का कानून और एक पूछा जाता है 2005 का कानून। इन दोनों कानून को मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हर बार परीक्षा में इनसे एक यहां से बनेगा क्वेश्चन, एक यहां से बने, यानी कि या तो ये वाला पूछ लिया जाए या तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। पूछा तो आपसे जरूर से जरूर ही जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 2006 का जो कानून है महिलाओं के लिए, विशेष तौर पर ये जो है घरेलू हिंसा से संबंधित है। ठीक है, 2006 का कानून किससे संबंधित है? घरेलू हिंसा से संबंधित है। जबकि 2005 का उत्तराधिकार कानून है। किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, उस महिला का जमीन पर, हिस्से पर, यानी कि संपत्ति पर बराबर हिस्सा होगा। उसके पुत्र का, उसके पुत्र का, उसकी पुत्री का और खुद उसकी पत्नी का। अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो ये कहता है 2005 का उत्तराधिकार अधिनियम कानून। और यहाँ पर 2006 वाला कानून क्या है? घरेलू हिंसा। महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा की जाती है उनको संरक्षण दिलाने के लिए 2006 में एक नया कानून पारित किया गया था जिसको बोलते हैं घरेलू हिंसा। अब मैंने आपको यहाँ पर दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर ये जो आ चुका है ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, वो भी कई बार घुमा घुमा के पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसमें स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? भारत, मलेशिया, मैक्सिको, ब्राजील। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो मिल्पा आपसे पूछा है।
मिल्पा कहाँ कृषि को कहते हैं, स्थानांतरी कृषि को? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको। मैक्सिको कौन सा राइट आंसर होगा? मैक्सिको में इसको बोलते हैं मिल्पा। यहाँ पर मैं आपको सभी चीजें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। जैसे इसका राइट आंसर आपको मैंने बता ही दिया मैक्सिको। मैं भारत की बात करूं तो भारत में इसको क्या बोलते हैं? झूमिंग। क्या बोलते हैं? झूमिंग कृषि भारत में इसको बोलते हैं। ठीक है। मलेशिया में इसको क्या बोलते हैं? लदांग मलेशिया में इस कृषि को बोलते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों जगह पर इस कृषि को लादांग के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। ब्राजील में इस कृषि को बोलते हैं रोका। परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि को रोका कहां पर बोला जाता है? ब्राजील में इसको बोलते हैं रोका। भारत में बोलते हैं झूमिंग। मलेशिया में बोलते हैं लादांग। क्या बोलते हैं? लादांग बोलते हैं। मैक्सिको में क्या बोला जाता है? मैक्सिको में बोला जाता है मिल्पा। क्या बोला जाता है? मिल्पा। अमेरिका में क्या बोला जाता है? यूएसए में, यूएसए। मैक्सिको के साथ यूएसए को यहाँ पर ऐड करिएगा, दोनों ही जगह पर बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? मिल्पा बोला जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर सभी चीजें बता दी हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपको यहाँ पर बताना है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। पृथ्वी 2/3 सतह जल से ढकी है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। आपके यहाँ पर ये जितने कथन आप देख रहे हो, ये पृथ्वी के बारे में यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में सही है। परंतु यहाँ पर पूछा गया पृथ्वी को भूआब क्यों बोला जाता है? भूआब बोलने का मुख्य कारण आपका क्या है? मुख्य कारण दोस्तों पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी जो है ये आपके ध्रुव हैं, ऊपर वाले नीचे वाले। ठीक है। यहाँ पर कैसी है? यहाँ पर आपकी चपटी है। और बीच में कैसी है? बीच में ये है उभरी हुई, इसीलिए इसको बोलते हैं भू आब। क्या बोलते हैं? भू आब के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? ऐसा कौन सा समूह है ग्रह के जिनमें छल्ले पाए जाते हैं? छल्ले आपके पाए जाते हैं शनि में, बृहस्पति में और यूरेनस में। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, शनि, बृहस्पति और यूरेनस। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहां पर आ चुका है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ, ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आपकी पूछा गया है। बुद्ध सागा, केसर सागा, सिद्ध सागा, निर्वाण सागा। मैंने आपको कई बार कराया भी है क्वेश्चन। तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है दोस्तों केसर सागा, जो कि लद्दाख में प्रचलित है। कहां पर प्रसिद्ध है ये आपका जो प्रचलित है केसर सागा, लद्दाख में काफी प्रचलित है। इस पर वहां के लोग जो है इस्लाम और बौद्ध, यानी कि मुस्लिम और बौद्ध लोग वहां पर निवास करते हैं, जो कि इस ग्रंथ को गाते हैं, उस पर नाटक खेलते हैं। केसर सागा ग्रंथ याद रखिएगा, तिब्बत का है परंतु लद्दाख में प्रचलित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? 29 मार्च 1857 को किसको फांसी पर लटकाया गया था? ठीक है, अफसरों पर हमला करने के आरोप में। उस व्यक्ति का नाम था मंगल पांडे। उस व्यक्ति का नाम क्या था? मंगल पांडे उस व्यक्ति का नाम था। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक यानी कि सभी के लिए। और आपके क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्षेत्र बता देता हूँ, फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे यहाँ पर एक आपका होता है निजी, एक होता है निजी, नंबर 1 निजी, नंबर 2 यहाँ पर सार्वजनिक, नंबर 3 होता है स्वामित्व। कौन सा होता है? स्वामित्व वाला। ठीक है, निजी मतलब कि निजी हो सकता है, सार्वजनिक सभी के लिए हो सकता है, स्वामित्व जो एक मतलब कि खुद का कोई उसका स्वामित्व हो। अब आते हैं इसके विकल्प पर। सार्वजनिक जो उद्योग है दोस्तों, उस उद्योग का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है?
कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? 3 आपके यहाँ पर दिए गए हैं, एक यहाँ पर नहीं दिया गया है, उसी को आपको यहाँ पर पहचान कर बताना है। चलिए आपको बताते हैं। कलपक्कम है ये आपका, कलपक्कम ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तारापुर, तारापुर ये कहाँ पर पड़ता है? ये दोस्तों पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का है। नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर सिटी में पड़ता है। पोखरण, पोखरण आपका कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। आपको नहीं वाला बताना था, तो राइट आंसर 4 इसका हो जाएगा, 4 वाला यहाँ पर इसका हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सूर्यतपन, सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण, समुद्र से दूरी। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सूर्यतपन। सूर्यतपन को आतपन बोला जाता है, आतपन बोला जाता है, सूर्यतप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूर्यतप भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि क्या करता है? पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आखिर आतपन, सूर्यतपन या सूर्यतप होता है क्या है? पृथ्वी को जब ऊष्मा प्राप्त होती है सूर्य से, वही आपका होता है सूर्यतप। ठीक है, जिसे पृथ्वी रोक लेती है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं, उसे कहा जाता है केंद्र, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, क्रेटर। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र बोला जाता है जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है, यानी कि आरंभ होती हैं। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है? कई बार मैंने आपको बताया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए समताप मंडल। समताप मंडल, इसमें क्या होता है? मौसम की कोई भी घटना नहीं होती है, जिस कारण यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। क्षोभ मंडल में मौसम वाली सभी घटनाएं इसी में होती हैं। ठीक ना। समताप मंडल को ओजोन लेयर यानी कि ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का पिंड होता है, वो यहाँ पर जल जाता है। ताप मंडल में क्या होता है? ताप मंडल, जिसको आयन मंडल भी बोलते हैं। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? गलत कथन की पहचान करनी है, वो भी लोकतंत्र डेमोक्रेसी के संबंध में। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। सही कहा गया, बिल्कुल सही। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सही कहा गया है। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। एक शासक के पास क्या? संपूर्ण देश पर उसकी ताकत होती है। ये तो गलत बोला गया है। लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णय पर प्रश्न उठा सकते हैं, बिल्कुल सही कहा गया है। गलत वाला आपको बताना था, गलत है यहाँ पर थर्ड वाला, जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यूराल पर्वत अलग करता है। यूराल पर्वत किसको अलग करता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ये जो अलग करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? गलत वाले कथन को आपको यहाँ पर पहचानना है, जबकि 3 कथन यहाँ पर आपके राइट होंगे। किसके मामले में? संचार माध्यम के मामले में। अब आते हैं विकल्पों पर। विज्ञापनों के द्वारा धन कमाया जाता है, बिल्कुल धन कमाया जाता है। एडवर्टाइजमेंट जो होता है, ठीक है, जैसे आप कभी देखते हो यूट्यूब पर वीडियो, उसमें जो एड चलता है उसका ही रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, तो यानी कि विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है, बिल्कुल सही। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा। जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचना एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये भी बिल्कुल सही कहा गया है। संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है, गलत है। संचार माध्यम में नियमित सरकारी कोई भी हस्तक्षेप
नहीं रहता है। ये आपका यहाँ पर 4 वाला गलत दिया गया है, तो यहाँ पर 4 वाला इसका राइट आंसर। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, समाज और उनके पर्यावरण को समझ सकते हैं। जो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का जो महत्व है वो सर्वाधिक महत्व होता है, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 3 बार पूछा गया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 3 बार पूछा गया। एक में लिखा है किसने पुनर्व्याख्या करके कुरान की आयतों का हवाला देकर महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार बताया है, तो उस महिला का नाम है मुमताज अली। उस महिला का नाम क्या है? मुमताज अली है, जिसने कहा है कि महिलाओं को भी शिक्षा लेनी चाहिए। कुरान के आधार पर उन्होंने हवाला देकर कहा है। अगर मैं बात करूं रुकैया सखावत हुसैन की एक पुस्तक है सुल्ताना का स्वप्न कहानी। सुल्ताना का स्वप्न कहानी किसकी पुस्तक है? स्वप्न कहानी किसकी पुस्तक है? यह है दोस्तों रुकैया सखावत हुसैन की पुस्तक है, जो कि आपकी परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। यहाँ पर इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया मुमताज अली यहाँ पर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चोल मंदिर के बारे में। चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन केंद्र के थे। लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। आपको यहाँ पर बताना क्या है? सही वाला यहाँ पर आपको बताना है। कैसा वाला बताना है यहाँ पर आपको? चोल मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है? सही कथन दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो है यहाँ पर मिस्टेक दिया गया है। आपको यहाँ पर दिया रहता कौन सा नहीं है, यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है गलत कथन की पहचान करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिया गया है। जनसाधारण लोगों ने जो भूमि दी थी उसके द्वारा मंदिर संपन्न हुए थे। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बिंदु थे। लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी, जबकि चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र नहीं थे, बल्कि शहरी बस्तियों के भी केंद्र थे। यहाँ पर पहला गलत दिया गया है, जबकि दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पर राइट दिया गया है। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में आपको गलत वाला पूछा गया है। गलत आपका पहला यहाँ पर दिया गया है, जो कि राइट आपका माना जाएगा पहला वाला। ओके, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। खानकाहों से अभिप्राय है नाम का गुणगान करना, नीति कथाओं पर चर्चा, वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, एक विशेष प्रकार का गाना। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सेकेंड, थर्ड वाला कथन। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ पर वो निवास स्थल था उनका, जहाँ पर वो रहते थे। ठीक है, रहते थे, वहाँ पर चर्चाएं करते थे, वो स्थान आपका था खानकाहा। आपके जो सूफी मत है वहां से 2-3 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो आपका पूछा जाता है खानकाहा वाला। ओके, खानकाहा वाला ऐसा हो जाएगा। एक आपका पूछा जाता है, कौन सा आपका पूछा जाता है? आपका पूछा जाता है एक क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं दरगाह। क्या बोलते हैं? दरगाह बोलते हैं। दरगाह क्या होती है? सूफी संत का मकबरा होता है। सूफी संत के जो मकबरे होते हैं, मकबरे, उनको बोलते हैं दरगाह। क्या बोलते हैं? दरगाह बोलते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जाता क्वेश्चन है। ठीक है, शिष्य को क्या बोलते हैं सूफी मत में? शिष्य को भी यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। शिष्य को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुरीद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिष्य को बोलते हैं यहाँ पर मुरीद बोलते हैं। ओके, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच में चला था? किन 3 राजवंशों के बीच में चला था आपको बताना है। गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चोल। चोल नहीं होगा, ना ही चोल होगा। ठीक है, यहाँ पर भी चोल दिया गया है, गलत हो जाएगा। 4 ऑप्शन इसका करेक्ट है, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार।
इन तीन राजवंशों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, वो भी कन्नौज पर कब्जा करने के संदर्भ में। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि जैन और बौद्ध भिक्खु भिक्खुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे लकड़ी के, ईंटों के, मिट्टी के, पत्थर के। यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लकड़ी के। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, जो जैन लोग थे या बौद्ध भिक्खु भिक्खुड़ियां जो थीं, उनके जो आरंभिक विहार थे, विहार का मतलब क्या होता है दोस्तों, निवास स्थल, जहां पर वो लोग क्या करते थे, रहते थे, निवास स्थल उनका था, उसको वो लोग बोलते थे विहार, विहार बोला जाता था। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, सबसे पहले जो विहार उनके बने हुआ करते थे वो लकड़ी के बने हुए थे। सबसे पहले लकड़ी के, पहली स्थिति में उनके लकड़ी के बने थे, ठीक है, और उनके पत्थर के भी बने हुआ करते थे। सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड आपका होगा पत्थर के बने हुए थे, और थर्ड नंबर पे उनके किसके बने हुए करते थे, यहाँ पर ईंटों के बने हुए करते थे। कहने का मतलब है कि सबसे आरंभिक अगर मैं बात करूं जैन और बौद्ध भिक्खु भिक्खुणियों की, तो उनके जो आरंभिक निवास के स्थल थे उन्होंने सबसे पहले लकड़ी के बनाए। किसके बनाए, सबसे पहले उन्होंने लकड़ी के निर्मित किए, उसके बाद में उन्होंने पत्थर की गुफाएं टाइप की बनाई जहां पर वो रहने लगे। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोस्तों ईंटों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि सबसे लास्ट स्टेज थी। आपकी परीक्षा में यहाँ पर पूछा क्रम से भी जा सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सभी चीजें आपको बता दी। सबसे पहले लकड़ी की बात करोगे, उसके बाद में पत्थर की बात करोगे, उसके बाद में आप ईंटों की बात करोगे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी? उर्दू, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। राइट आंसर होगा यहाँ पर संस्कृत, ठीक है ना। जो संस्कृत है, संस्कृत में उन्होंने किसकी रचना की, हर्षचरित की रचना की, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी है। क्या है, हर्षवर्धन की ये जीवनी है। उनका एक दरबारी कवि था बाणभट्ट। कौन, बाणभट्ट, उन्होंने ही इसको यहाँ पर लिखा है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृत व्याकरण, महावीर के उपदेश, जरस्तु के विचार, बौद्ध संघ के नियम। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा यहाँ पर 4 ऑप्शन। बौद्ध संघ के जो नियम हैं, बौद्ध संघ के जो नियम है वो विनय पिटक के अंतर्गत आते हैं। बौद्ध धर्म में कुल 3 पिटक है, जिनको 3 टोकरी के नाम से जाना जाता है। पहला यहाँ पर आपका दिया गया है विनय पिटक, आप एक होता है आपका सुत्त पिटक, लास्ट वाला होता है अभिधम्म पिटक, अधिधम्म पिटक एक आपका होता है, वो भी यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध की जो शिक्षा है, सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध की जो शिक्षा है वो सुत्त पिटक में है। और अधिधम्म पिटक में क्या है, सिद्धांत दिए गए हैं, बौद्ध धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं वो आपके अधिधम्म पिटक के अंतर्गत आते हैं। विनय पिटक में दोस्तों क्या आते हैं, बौद्ध संघ के जो नियम है, कानून है, कायदे हैं, वो विनय पिटक के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको यहाँ पर तीनों पिटक के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया, कंफ्यूज मत होइएगा। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, विनय पिटक की बात यहाँ पर की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता है? प्रदक्षिणापथ, मंडप, ग्राम भोज का गर्भगृह। यहाँ से परीक्षा में आपके इन ऑप्शन से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। वो कैसे पूछे गए हैं, वो आपकी परीक्षा में मिलान से भी पूछे गए क्वेश्चन है, उनको यहाँ पर आपको बताऊंगा। आरंभिक कुछ हिंदू मंदिर हुआ करते थे जिसमें एक हॉल यानी कि एक कमरा टाइप का बना रहता था जहां पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे। उस स्थान को बोला जाता था मंडप। क्या बोलते थे, उस स्थान को बोलते थे दोस्तों मंडप बोलते थे। यहाँ पर इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रदक्षिणापथ क्या है, चारों तरफ चक्कर लगाने वाला पथ, चक्कर लगाने वाला पथ, परिक्रमा करने वाला पथ बोलो इसको, तो वो आपका क्या है, प्रदक्षिणापथ। यानी कि मंदिर की जो परिक्रमा करने का जो मार्ग हुआ करता था उसको बोलते थे प्रदक्षिणापथ। ओके, यहाँ पर क्या बोलते थे, प्रदक्षिणापथ बोलते थे। गर्भगृह भी आप यहाँ पर जान लीजिए, जहाँ पर भगवान की यानी कि भगवान की जो प्रतिमा रखी जाती है, प्रतिमा जहाँ पर उनकी रखी जाएगी उसको बोलेंगे गर्भगृह। यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड दिया गया है मंडप, जो कि एक हॉल होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की।
अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? देवनागरी, ब्राह्मी, तमिल, ओचिकी। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में सर्वाधिक अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था? उनको सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था 1837-38 में। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी और आपकी है खरोष्टी जैसी लिपियों को सर्वाधिक उसी ने सबसे पहले पढ़ा था। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर करने में लेता है। ये गलत है। यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा दिया गया है आपको बताते हैं पढ़कर। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? चंद्रमा का पृथ्वी का एक चक्कर पूरे करने में जितना समय लगता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। अब ये जो टाइम लेता है, टाइम कितना लेता है? 27 दिन का टाइम लेता है। ठीक है, 27 दिन का टाइम यहाँ पर ये लेता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि पटवारी लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में ए और बी दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। लेखपाल पटवारी जो कि ग्रामीण का अधिकारी होता है, यानी कि गांव से संबंधित अधिकारी होता है। पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है गांव की भूमियों का। पहला यहाँ पर कथन करेक्ट दिया गया है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। पहला दूसरा यहाँ पर दोनों राइट दिए गए हैं। भूमि का मापना, लोगों की जो किसान हैं उनकी जमीनों का ब्यौरा रखना, सरकार तक पहुंचाना, फसल के बारे में जानकारी देना, गांव के लोगों की जो किसान हैं उनकी जो भूमि का जो रिकॉर्ड है उसको रखना, ये सभी होते हैं पटवारी के काम। दोनों यहाँ पर राइट हैं। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट यहाँ पर दिएगा। बोथ ए एंड वी आर ट्रू, दोनों यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। ग्राम सभा के बारे में कौन सा यहाँ पर कथन सही है? ग्राम सभा के बारे में, यह जिले में सभी गांव के सरपंचों की बैठक का स्थल है ग्राम सभा। ग्राम सभा नहीं, ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही आलेख करने के लिए उत्तरदायी होता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। सेकेंड वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत एंड कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी कि वो सभी के लिए उत्तरदायी होता है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर एक चीज नोट करिएगा, जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है ग्राम का, इसकी जो नियुक्ति होती है वो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। नियुक्ति कैसे होती है? इसकी नियुक्ति होती है सरकार के द्वारा उसकी नियुक्ति यहाँ पर होती है। लेखपाल की भी नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है। भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? यहाँ पर नहीं करके दिया गया है भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि भूस्खलन को रोकने के लिए यहाँ पर आपकी 3 विधियां दी गई हैं। एक विधि यहाँ पर नहीं दी गई है। नहीं वाले को ही आपको यहाँ पर पहचान कर उत्तर देना है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्रण राइट होगा। यहाँ पर भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, ये भी राइट होगा। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक उगानी चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड वाला गलत होगा और बाकी यहाँ पर सभी इसके राइट आंसर दिए गए हैं। गलत वाला आपको बताना था तो गलत वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अमेजन बेसिन के बारे में, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम की ओर बहती है। नहीं, अमेजन नदी डेल्टाओं का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका हुआ है। डेल्टाओं का निर्माण करती है जो कि मैंग्रोव वनों से ढका हुआ है। नहीं, ये भी गलत होगा। अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू,
बोतीलिया अर्जेंटीना के भागों में अब अपवाहित होती है, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तवारीख, तवारीख क्या है? तवारीख एक ग्रंथ है, इतिहास इसको बोलते हैं। तवारीख को क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। तवारीख के जो लेखक होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, उनको विद्वान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उनको विद्वान बोला जाता है। ये प्रशासनिक भाषा उर्दू में नहीं लिखी गई बल्कि फारसी में लिखी गई है। तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे, नगरों में ही ज्यादातर लोग रहते थे। यहाँ पर ये भी कथन आपका राइट यहाँ पर दिया गया है। तवारीख के लेखक शासकों यानी कि दिल्ली जैसे नगरों में तवारीख के लेखक रहा करते थे। शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत की शासन पर बल देते हैं, ये भी यहाँ पर राइट दिया गया है। लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों के ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखा गया, यानी कि जो तवारीख के लेखक हैं वो चाहते थे कि सुल्तान जो है मेरे को क्या दे दे, इनाम दे दे, इसलिए लिखूं, लेकिन यहाँ पर नहीं दे दिया गया। गलत होगा, पहला भी गलत होगा। यहाँ पर दूसरा और तीसरा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि नगरों में रहते थे। लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक जो उपयुक्त कथन माना गया है वो यहाँ पर माना गया थर्ड वाला। ठीक है, न्याय संगत पर वो ज्यादा बल दिया करते थे तवारीख के लेखक। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। चोल मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये मैंने आपको करा दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर गलत दिया गया है, बाकी सभी यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं। यहाँ पर नहीं करके क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर दी गई है। वीडियो दोस्तों आपके लिए यहीं तक था। अगर अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।